संसद में प्रत्येक वर्ष एक बजट पेश किया जाता है। वो बजट का प्रभाव सारे देश में पड़ता है। जैसे घरों में भी बजट जो पेश किया जाता है, हमारे कितने संसाधन हैं, हमारे पास कितना धन है, उसे हम कैसे खर्च करेंगे, उसके बारे में हमारे वित्त मंत्री आके संसद में बताते हैं। बजट, जैसा हम सभी जानते हैं कि आपके पास जितना संसाधन और धन है, उनके अनुसार आप अपना विकास करते हैं। तो आज इसी बजट को लेकर हमने इस पर चर्चा का आयोजन किया है और इस पर जो हमारे स्पीकर हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा एंड प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा। प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जो आप प्रिंसिपल हैं एचडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, जो गाजियाबाद में है। आपको लगभग 26 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनके एजुकेशन की मैं बात करूं तो आपने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, एमए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से किया है और प्रिंसेस सर इनके गुरु रहे हैं, और एमफिल इन्होंने जेएनयू से किया है और पीएचडी भी जेएनयू दिल्ली से किया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। और मुझे याद है ये सतपुड़ा हॉस्टल में रहते थे, मैं भी 1-2 दिन इनके साथ रुका हूँ जाके उस समय विद्यार्थी जीवन में। और आपने मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी किया है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे बीच हैं, न पक्ष न विपक्ष, बात करेंगे यहाँ पर निष्पक्ष। हम किसी पार्टी से प्रभावित नहीं है। हाँ, हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल सर, जो इस समय कैबिनेट में मंत्री भी हैं, जिनसे इंस्पायर होकर हम इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और सर भी कभी कभी जुड़ते हैं जब उनके पास समय होता है, और वीकेंड में ज़्यादातर सर के पास समय होता है, संडे या सैटरडे या संडे ज़्यादातर, तो वो जुड़ते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है समय समय पर। तो मैं आप सभी की मदद से हमारे आज के वेबिनार के चेयरपर्सन डॉक्टर पेंडसे सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर एक इंस्पायरिंग स्पीच और थोड़ा सा छात्रावासी जीवन के बारे में, मतलब यदि आप ज़्यादा संक्षेप में, ज़्यादा नहीं लिखोगे, सभी जानते हैं, तो बताने का कष्ट करें। आप सादर आमंत्रित हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। आदरणीय पेंडसे सर। चलिए, सभी को नमस्कार। ऐसा है कि अर्थशास्त्र के बारे में तो बोलता ही रहता हूँ, और मनीष शर्मा और अखिलेश जी ने अच्छा खासा एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया हुआ है, वो आप लोग को देखने में मिलेगा। शुरू से जब से मैं पढ़ता रहा हूँ, तब से मेरे जो बजट के बारे में थोड़ी रुचि अभी आरंभ हुई जब एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन दिया। तो तब से ये लगता रहा कि ये बजट को लेके कितनी उत्सुकता होती है। उसके पीछे जो उत्सुकता का लेवल देखना या उत्सुकता को कैसे मापा जाए, तो पेपरों में ये देखा जाता रहा कि जब भी बजट आता है तो सब लोग इस बात को लेके रहते हैं कि इनकम टैक्स में क्या हुआ। सबसे ज्यादा लोग इसको लेके देखते हैं। जो व्यापारी वर्ग रहता है वो ये देखने की कोशिश करता है कि उससे संबंधित जो टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस को लेके क्या हुआ, कौन सी चीज कितनी सस्ती हुई, कौन सी चीज कितनी महंगी हुई। ये एक सामान्य प्रकार का दृष्टिकोण रहता है। लेकिन जैसे जैसे अर्थशास्त्र को पढ़ते चले गए, तो मुझे लगा कि ये जितने लोग भी अपना अपना विश्लेषण जो करते हैं, वो अपने वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि इस बजट से मुझे क्या फायदा हुआ या मुझे क्या नुकसान हुआ। लेकिन अगर अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बजट से क्या फायदा हुआ, तो ये देखना चाहिए कि जो बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं या जो बजट का दृष्टिकोण है, उससे अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिलती है। क्योंकि जो अभी मैंने बात की वो अर्थव्यवस्था बजट से क्या क्या बांटा जा सकता है उसकी बात है, लेकिन बांटा तभी जा सकेगा जब आपको बजट से कुछ मिलने की उम्मीद हो। अगर बजट में वही परंपरागत रूप से अगर हम देखें कि इनकम टैक्स से इतना पैसा आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से इतना आता है, उधार से इतना आता है, अर्थात जिसको हम संसाधन कहते हैं कि बजट में संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे,
पिछले करीब करीब 35 सालों के बजट में जाना करके देखा गया रहा कि जो टैक्स रेट है, उस टैक्स रेट में एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा किए जाते रहे। एडजस्टमेंट मैंने ऐसे किए जाते रहे कि अगर किसी साल अगर केमिकल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा किया तो अगले साल केमिकल इंडस्ट्रीज पे थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया, अगर सीमेंट कमजोर हुआ है तो सीमेंट के ऊपर थोड़ा टैक्स घटा दिया। तो ये मैंने वही कि 2% 3% टैक्स बढ़ाने या 2% 3% टैक्स घटाने की बात थी। इसी तरीके से जो विभिन्न मंत्रालय रहते रहे, तो उन मंत्रालयों में जो राजनीतिक संतुलन साधा जाता है, वो राजनीतिक संतुलन को साधते हुए कभी समाज कल्याण मंत्रालय में एलोकेशन बढ़ा दिया, तो कभी शिक्षा में थोड़ा सा बढ़ा दिया, दूसरे साल कम कर दिया। ये सब एक्सरसाइज चलती रही है। उसके पश्चात में जब आर्थिक सुधार हुए तो वो आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए कुछ बजट बनाए जाने लगे। उन बजट में कर सरलीकरण, टैक्स रेट कम करना, ऐसी चीजें थी। तो कुछ हद तक उनका सकारात्मक परिणाम भी पड़ा। लेकिन जो मुझे समझ में आया कि अगर हम आज कुछ खर्च करते हैं तो उस खर्च का 25 साल बाद या 30 साल बाद क्या परिणाम पड़ेगा, इसके ऊपर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। आलोचना जब होती है तो देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं किया गया है। आज शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, जितने हमारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उन ग्रेजुएट में से 95% ग्रेजुएट्स तो ऐसे हैं जिनको नौकरी पे किसी रूप में रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें वो योग्यता नहीं है। अब आप भले 15 लाख 20 लाख ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्यों कम है? क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं है। जैसे अभी बीच में मध्य प्रदेश में ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर आंदोलन चल रहे थे, तो ग्वालियर में ऑनलाइन आंदोलन चल रहा था, तो यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ, तो वहां पे हम लोग को ऑफलाइन परीक्षा नहीं देना है, ऑनलाइन परीक्षा देना है। तो कलेक्टर ग्वालियर वहां पे पहुंचे रहे, उन्होंने पूछा कि क्या करते हो और तुम्हारी भविष्य की योजना क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं एमएससी कर रहा हूं और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। कंपटीशन की कौन से? तो कांस्टेबल बनने के लिए। तो उन्होंने कहा भी उससे कि भाई अगर आपने केमिस्ट्री में अगर एमएससी किया है तो रिसर्च करो, कुछ फंडामेंटल करो, तुम तो कांस्टेबल बनने के लिए तैयार कर रहे हो। इसी तरीके से ला के विद्यार्थी से उन्होंने पूछा, एलएलएम कर रहा है वो विद्यार्थी, कि यहाँ पे जो 20-25 लोग जमा हुए हैं, इनके ऊपर कौन सी धारा लगती है? तो वो बोलता है कि 144 लगाई जाती है। तो कलेक्टर ने कहा कि भाई 144 तो कलेक्टर लगाता है। अब अगर इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद में जो विषय की फंडामेंटल चीजें अगर लोगों को मालूम नहीं हो, तो उनको कहां से रोजगार दिया जा सकता है? क्या रोजगार का मतलब अकेले सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है? ऐसा नहीं है। हमारे देश में शायद ये माना जाता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो रोजगार नहीं है, लेकिन वास्तव में रोजगार देने का काम जो है वह निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र का जितना विस्तार होगा, नौकरियां उतनी मिलेंगी। अब निजी क्षेत्र का विस्तार होगा तो निजी क्षेत्र हमेशा उन लोगों को रोजगार के ऊपर रखेगा जो उनके दृष्टिकोण से काम के और काम कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखा गया कि हम नंबर में तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज हमारे जो प्रोडक्ट है वो बहुत पुअर है, उनमें किसी प्रकार की स्किल नहीं है। और विशेष रूप से जब आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो डिजिटल कंपेटेंसी बढ़ाने के लिए जिस तरीके की स्किल होनी चाहिए, जिस तरीके से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, ऑटोमेशन की बात होती है, इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे ग्रेजुएट्स या जो कॉलेजिएट एजुकेशन में है उनके पास में स्किल बहुत कम है। तो ये स्किल कैसे बढ़ाई जाए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पक्ष के ऊपर विचार किया गया और ये माना गया कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। न केवल शिक्षा ग्रहण करें,
बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के साथ में उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई तकनीकी योग्यता भी है। तकनीकी योग्यता का मतलब यह है कि जैसे अब घरों-घरों में जैसा हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ज़्यादा करके जो उसकी सप्लाई है, वो सप्लाई करने वाली जो यूनिट है बहुत कम है। अर्थात लोकल लेवल के ऊपर उनकी किसी प्रकार की सप्लाई नहीं हो सकती। तो वो सप्लाई कैसे बढ़े? सप्लाई तभी बढ़ेगी जब उनमें किसी प्रकार की कोई स्किल आएगी। तो ऐसी स्किल डेवलप होना चाहिए। तो एजुकेशन सेक्टर में आउटले बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में शिक्षा के ऊपर व्यय क्यों नहीं बढ़ाया गया। शिक्षा के ऊपर व्यय बढ़ाने का मतलब ये है कि वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा के ऊपर क्या व्यय बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया। जैसे इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है। अब डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, इसका मतलब हम धीरे-धीरे अब ये कोरोना तो चलता रहेगा। कोरोना इतने जल्दी जाने वालों में से नहीं है। और साथ ही साथ में बाय एंड लार्ज अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो ये समझ में आता है कि पढ़ने वाले इसलिए कमज़ोर हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले उनसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो अब इसको किस प्रकार से सप्लीमेंट किया जाए? तो सप्लीमेंट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या व्यवस्था हो सकती है? तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यवस्था के रूप में जैसे एक प्रत्येक क्लास के लिए एक डेडिकेटेड चैनल, एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। तो एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन कंटेंट छात्रों तक पहुंचे, इसलिए ये जो एक कदम उठाया गया, ये कदम मैं इस बजट का एक वेलकम स्टेप मानता हूं। इसी तरीके से जो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, हमारे पास में कॉम्पिटेंस की कोई कमी नहीं है। आज हमारे इधर जो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, जो बिजनेस स्कूल्स हैं, एम्स हैं, यहाँ पे अगर अगर हम देखें तो हमारे पास में वर्ल्ड क्लास के एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन उनका उपयोग कैसे करें? क्योंकि उनका उपयोग अगर हम सेंट्रली करेंगे और फिर जो हम कंटेंट तैयार करेंगे, वो कंटेंट अगर नेशनली अगर अवेलेबल रहता है, तो उसका लाभ मिलता है। तो एजुकेशन के ऊपर एक इस प्रकार का व्यय जो बढ़ाया गया है इस बजट में, उसके परिणाम हमको धीरे-धीरे देखने मिलेंगे। लेकिन जब ये कंटेंट्स अवेलेबल होते चले जाएंगे, तो उससे छात्रों को बहुत ज्यादा आप म्यूट हो जाइए प्लीज। उनसे छात्रों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर की बात आती है। जब हेल्थ सेक्टर की बात आती है, तो बहुत सारे जो पिछले कोरोना के दौरान हमने देखा कि एकदम से सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज्यादा भार आ गया था। पिछले बार भी किसी एक कार्यक्रम में मैं जुड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने बताया भी था कि कुछ एक चीजें ऐसी रहती हैं जिनकी सप्लाई आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते, ना उनकी कैपेसिटी एकदम से बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जब उनकी डिमांड खत्म होगी तो फिर वो इंडस्ट्री रिसेशन में आ जाएगी। तो एक समस्या ये आ जाएगी कि उनका रिवाइवल कैसे हो। लेकिन एक वो सेटअप तैयार करना कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे पास में बैकअप प्लान क्या है, उस बैकअप प्लान के लिए हमने क्या किया है। तो हेल्थ में जैसे टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन का क्षेत्र, उसके ऊपर एलोकेशन बढ़ाया गया। तो अब वो जो एलोकेशन बढ़ाया गया है, उस एलोकेशन का लाभ मिलेगा। विदेशों में हमारे देश के अगर हम देखें तो अमेरिका, जर्मनी, यूरोप के बहुत सारे देश, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, ये अवेलेबल हैं। और ये एक्सपर्ट जो हैं फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो उनका एक उचित रूप में उपयोग करना कैसे संभव हो सकता है? वो संभव इसी तरीके से हो सकता है, उसकी एक डिजिटलाइजेशन हम करना शुरू करें। तो ये जो डिजिटल क्रांति के ऊपर जो व्यय बढ़ाया गया है, यह व्यय एक लंबे समय तक चलने वाली और उसके परिणाम को प्राप्त करने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसको मैं एक इस बजट का वेलकम स्टेप मानता हूं। बाकी जो बजट की आलोचनाएं हुई हैं, वो सबने चैनलों पे सुनी है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा वेलकम स्टेप जो है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च बढ़ाना। अर्थशास्त्र में मनीष और अखिलेश भी मेरे से इस बात के लिए सहमत रहेंगे कि निवेश दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम इन्वेस्टमेंट करें, या सोशल ओवरहेड कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट करें।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे सीधे सोशल ओवरहेड कैपिटल में आता है। अब जब 25,000 किलोमीटर का राजमार्ग तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उस 25,000 किलोमीटर का राजमार्ग तैयार करने के लिए उतनी मात्रा में हमको सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात केवल ये 25,000 किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण, वो भी एक्सप्रेसवे का, मैंने लगभग 4 लेन रोड की बात हो रही है, तो इसमें करोड़ों टन सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से स्टील की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ में हमको एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो इन उद्योगों की जो मांग है, जो कोरोना के कारण बहुत सारे उद्योगों की मांग में मंदी आई थी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज की मांग बढ़ती है तो उसके कारण दूसरे उद्योगों के साथ जो उसके लिंकेजेस जुड़े हुए रहते हैं, दूसरे उद्योगों की भी मांग बढ़ना शुरू होती है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जितना अधिक हम रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क को सुधारते हैं, हमारी लॉजिस्टिक कास्ट कम होती चली जाती है। इसको हम इस तरीके से बने, चूंकि अधिकांश लोग जो जुड़े हुए हैं उन्होंने जबलपुर में समय गुजारा है, जबलपुर से आसपास के क्षेत्रों में गए हैं। पहले होता क्या रहा कि अगर आपको 90 किलोमीटर भी जाना है तो 90 किलोमीटर जाने के लिए भी 3 घंटे 4 घंटे करीब लग जाते थे। अब वो एक्सप्रेस वे बन जाने के कारण लगभग आप 2 से सवा 2 घंटे में बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। तो जो हमारे कार्गो निकलते हैं, कार्गो के टाइम में भी ये बचत हो रही है। कार्गो के टाइम में बचत हो रही है, जितनी ज्यादा हमारी ये बचत होती चली जाती है, एक तो टाइम सेविंग होती है और दूसरी फ्यूल इकोनॉमी हम प्राप्त करते हैं। जब फ्यूल इकोनॉमी हम प्राप्त करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटती चली जाती है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट घटती चली जाती है। तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों घटती चली जाती हैं, तो जो सप्लाई साइड को जिसको हम देखते हैं, वो सप्लाई साइड में हम इफिशियंसी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैंने अकेले मांग के अनुरूप मैनेजमेंट करना या पूर्ति के अनुरूप मैनेजमेंट करना। तो अगर ये जो सप्लाई साइड के हिसाब से हम जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि एक तो हमारा रोड नेटवर्क पिछले 5 साल में इंप्रूव हुआ है और इसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं, और लगातार ध्यान देने के कारण यदि इसी प्रकार से ये नेटवर्क अगर इंप्रूव होता चला जाता है, तो एक तो पहली चीज ये है कि पूरे देश के लिए हमको सड़कों का एक बेहतर जाल मिलेगा। तो सड़कों का जाल मिलने से यातायात तो सुगम होता ही होता है, साथ ही साथ में उद्योगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कच्चा माल वो जल्दी पहुंचेगा। दूसरा है रेलवे का नेटवर्क। रेलवे के नेटवर्क में एक जो सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमने रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तो तैयार किया, हमने शताब्दी और राजधानी जैसी गाड़ियां भी चलाई, लेकिन मालगाड़ी जो हम चलाते हैं, मालगाड़ी चलाने की औसत स्पीड लगभग आज के 5 साल या 6 साल पहले तक वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर दिल्ली से कोई मालगाड़ी निकलेगी, उसको अगर चेन्नई तक पहुंचना है, तो चेन्नई तक पहुंचने में उसको करीब करीब 70 घंटे लग जाते थे। अब ऐसा क्यों होता था? उसका कारण यह है कि आपको जिनके ऊपर रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, वो पटरियां, उन पटरियों को आपको आधुनिक बनाना पड़ता है। तो एक पहला ध्यान जो दिया गया वो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, तो जिसके कारण हमारी जो आज हम 160 और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैसेंजर ट्रेन को दौड़ाने की बात कर रहे हैं, इनको दौड़ाते समय विशेष रूप से एक ऐसा नहीं है कि 2 स्टेशनों के बीच में जबलपुर और कटनी की बात करें तो सीधे हमने यहाँ से दौड़ाना शुरू किया, जो 160 की स्पीड हमने पकड़ी तो 160 तक हम दौड़ाते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। बीच में जो छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं, पटरियां आपस में चेंज होती हैं। तो ये जो पटरियां जब चेंज होती हैं तो सबसे ज्यादा स्पीड के ऊपर असर यही आता है। तो यहाँ पे उसके मॉडर्नाइजेशन का काम किया गया, तो जिसके कारण डिरेलमेंट न हो और हम इसको एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अर्थात मालगाड़ियों के लिए एक अलग कॉरिडोर की व्यवस्था हम करें, जिसके कारण जो गुड्स ट्रैफिक है, क्योंकि रेलवे को जो फायदा होता है वो हमेशा माल ढुलाई से फायदा होता है, पैसेंजर से उसको बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो मालगाड़ी में उसको इंप्रूव करना, पटरियों को इंप्रूव करना, तो पटरियों को जब हम इंप्रूव करते चले जाते इस दिशा में, पहले क्या होता रहा, ज्यादा करके माल भाड़ा बढ़ाना, पैसेंजर भाड़ा उतना का उतना ही रखना, ये सब रेलवे के गणित हुआ करते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन पिछले सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन की गति हमने बहुत बढ़ाई। सबसे ज्यादा जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करने वाला जो सेक्टर है, तो सरफेस ट्रांसपोर्ट है और दूसरा रेलवे है। रेलवे में अगर ये कमी आती है
अर्थात रेलवे अगर डीजल की डिमांड अगर उसकी घटना शुरू हो जाती है तो हमारा इंपोर्ट बिल जो रहता है तेल का वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीके से नेशनल सेविंग रहती है। उसके अलावा जो हमारे पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, यहां से लेके दूर दराज तक के जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती थी कि आपने बंदरगाह तो बना दिए, लेकिन बंदरगाह से दूसरे जगह के लिए कनेक्टिविटी कैसे हम इंप्रूव करें, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आउटले बढ़ाया गया। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि वो आउटले लगातार बढ़ता चला गया है। इस बजट में उस आउटले को और बढ़ाया गया। साथ ही साथ में देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे आज भी रेल नेटवर्क नहीं है, तो वहां पे रेल नेटवर्क जुड़े। उससे अकेले न केवल एक यात्री या कहना चाहिए मालगाड़ी, बल्कि हमारा जो एक जो स्ट्रेटेजिक इश्यू रहता है, जैसे बॉर्डर रोड के ऊपर काम करना। 1962 के युद्ध में चीन के साथ हमारे पराजय के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी था कि हमको बॉर्डर तक पहुंचने में करीब करीब 6 से 7 दिन लग जाते थे। आज स्थिति यह है कि हम 24 घंटे के अंदर अपने ट्रुप को बॉर्डर के ऊपर उतार सकते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर जाके। तो ये जो बॉर्डर रोड के ऊपर बनाया गया और ऑल टाइम रोड, अच्छे क्वालिटी की रोड, चार धाम यात्रा की जो सड़कें चौड़ी हुई, वो सड़कें चौड़ी होने से अकेले बने तीर्थ यात्रियों को और फायदा नहीं होता है। उससे हमारा जो आर्मी का मूवमेंट है, आर्मी का मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो स्ट्रेटेजिक एरिया रहे, विशेष रूप से जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, इन एरियाज में नेटवर्क बढ़ाने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। तो ये एक इसी तरीके से एविएशन इंडस्ट्रीज में पहले मुझे ये समझ में नहीं आया रहा कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, जबकि टाटा जैसा व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से एयर इंडिया को चला रहा था, क्योंकि टाटा की कंपिटेंसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और अब जैसे टाटा को वापस एयर इंडिया मिला है, तो आप देखेंगे कि जो एयर इंडिया घाटे में चल रहा था, वो एयर इंडिया 1 या 1.5 साल के अंदर फिर प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। मैंने कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में इफिशियंसी लाने के लिए जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहिए, और वो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन फाइनेंशियली वाइबल होने चाहिए, उस तरीके के डिसीजन के ऊपर इसमें काम किया गया। उसके पश्चात में एक विषय आता है कि हमारे देश में राजस्थान को छोड़ के बाकी सब प्रदेशों में लगभग 1000 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिरता है, और बरसात में वो पानी बह के चला जाता है, और जैसे ही बरसात का सीजन खत्म होता है वैसे ही वहां पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया की ओर पानी को ले जाने का काम, जिसको अब रिवर लिंक, जिसकी नदी जोड़ो की बात है, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट कलाम ने आज के बहुत साल पहले इस चीज को रखा था। अब प्रेसिडेंट कलाम ने रखा था तो बहुत सोच समझ के रखा था ये वाला आइडिया। उस आइडिया के ऊपर हमको उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर सोच लाने के लिए हमको लगभग 20 साल लग गए, जबकि इतना वो व्यक्ति, उसको इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा। तो ऐसे कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए गए और 2 रिवर को जो जोड़ने वाला प्रकल्प बनाया गया, जिसकी डीपीआर भी तैयार की गई है, उसका इंप्लीमेंटेशन वाला काम शुरू है। तो अगर वो वाला काम शुरू होता है, तो जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी के पानी को लेके हमेशा तलवारें खिंची रहती हैं, इसी तरीके से आंध्रा और कर्नाटक के बीच में, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में जो पानी को लेकर विवाद होता रहता है, तो यदि अगर ऐसा हम लिंक करते चले जाते हैं नदियों को, तो हमारी वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होती है, और हम एक बहुत बड़े एरिया को सिंचाई के अंतर्गत लेके आते हैं। जब हम बहुत बड़े एरिया को सिंचाई के अंतर्गत लेके आते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि 1967 के पहले एग्रीकल्चर को लेकर हमारे पास में कोई प्लान नहीं था। 1967 में हम एक प्लान लेके आए ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्लान लेके आए। वहां पे हमने अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू किया, जिसके कारण सॉइल फर्टिलिटी कम होना शुरू हुई। नतीजा ये है कि आज बहुत सारी जगहों पे केमिकल फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। तो जो हमारी लंबे समय तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रक्रिया थी, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रक्रिया के ऊपर कभी ध्यान दिया नहीं गया। अब अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रक्रिया के ऊपर अगर फिर से ध्यान दिया गया है, भले हमने लिमिटेड एरिया लिया है, इस एरिया में हम धीरे धीरे जैसे जैसे इरिगेशन फैसिलिटी हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम एक बहुत बड़े भाग को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत लेके आ सकते हैं। तो उसके द्वारा जो अनाज पैदा होगा, वो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा अनाज पैदा होगा। तो ये
एक बहुत वेलकम स्टेप है। तो और उसके अलावा अखिलेश और मनीष भी मेरे से सहमत होंगे इस बात को लेके कि इस बार हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब जब बढ़ेगा तब तक आपको हमेशा उसका फायदा जीडीपी ग्रोथ के रूप में दिखाई देता है। एजुकेशन का फायदा आपको कुछ देर के बाद मिलता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का फायदा आपको सीधे सीधे अगले साल से दिखाई देना शुरू करता है। और पिछले 2 सालों में इतनी विपरीत परिस्थितियां थी कि हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल नीचे आ चुका रहा। ऐसी परिस्थिति में जो फिस्कल डेफिसिट को 7% से नीचे रखना वास्तव में एक ये अचीवमेंट माना जा सकता है, क्योंकि जब कोविड फर्स्ट फेज और कोविड सेकंड फेज में जिस तरीके से सोशल सर्विसेज के ऊपर हमने पैकेज जाहिर किए थे, हमको मुफ्त में अनाज बांटना पड़ा था, ये सब जो करना पड़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि हमको उधार बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ेगा। लेकिन फिस्कल डेफिसिट हमारा कब हुआ है? जो कभी मैंने 10% या 12% के आसपास फिस्कल डेफिसिट होता था, उस फिस्कल डेफिसिट को अगर हम घटा के विपरीत परिस्थितियों में अगर ये 2 साल अगर कोविड के नहीं गए होते, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फिस्कल डेफिसिट 7% के आसपास न होकर 5% के आसपास रहता। लेकिन अगर दीर्घकालीन योजनाएं ऐसी बनती हैं, जिस तरीके की योजनाएं इसमें बनाई गई हैं इस बजट में, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं हुआ, इनकम टैक्स के रेट में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक इनकम टैक्स पेयर होने के नाते हमेशा मैं ये कंप्लेन करूंगा। लेकिन अगर मैं एक अर्थशास्त्री विद्यार्थी के नाते देखूं, तो मुझे ये लगता है कि यदि इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं है या टैक्सेशन में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके बावजूद भी जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है और अभी भी मैंने बहुत सारा एरिया जीएसटी के दायरे में नहीं है। तो इस पूरे दौरान जो टैक्स नेट बढ़ाने की बात की गई है और जिस तरीके से उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, ये उसका परिणाम है कि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा ये है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो रहती है, इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो लीकेजेस रहते रहे हैं, अर्थात जो केंद्र से 1 रुपए जब भेजते रहे तो वो वहां पे ग्राम पंचायत तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचता था, बाकी जो 85 पैसे गोल हो जाता रहा बीच में, गोल हो जाने का मतलब कोई चुराता नहीं था उसको, बल्कि वो धीरे धीरे उसी में से एक्सपेंडिचर होते चले जाते थे और वहां पे 15 पैसे पहुंचता था। डिजिटलाइजेशन होने के कारण अगर वहां से 1 रुपए निकलता है तो 1 रुपए आता है। तो पहले अगर उस चीज के ऊपर अगर हमको 30,000 35,000 करोड़ रुपए व्यय करने की जरूरत पड़ती थी, तो अब अगर ये लीकेज कम हुआ है, तो अगर 30,000 से घटा के उसका आउटले अगर हम 15,000 करोड़ भी कर देते हैं, तो 15,000 करोड़ में भी उतनी इफेक्टिव डिलीवरी हमको मिलती है जितनी इफेक्टिव डिलीवरी हमको 35,000 करोड़ का एलोकेशन करने में मिलती है। तो डिजिटलाइजेशन का जो हमने बहुत सारे जनधन खाते या इस तरीके से किए, तो इन सबका परिणाम मिला। हाउसिंग सेक्टर, प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर तो अपने पास में बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ में जो बहुत सारी योजनाएं जो बनी, उन योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और जो इस तरीके की जो योजनाओं, इनके ऊपर जो एलोकेशन बढ़ाया गया है, ये एलोकेशन बहुत सही एलोकेशन है। मनरेगा के ऊपर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। ग्रामीण एक गांव में आप कितने सालों तक मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दे सकते हैं, उसकी भी सीमाएं हैं, क्योंकि आपने वहां पे प्रोडक्टिव असेट्स तैयार की हैं क्या, अर्थात क्या गांव अपने आप में उस योजना के द्वारा इतना सक्षम हुआ कि वो वहां पे रोजगार की निर्मिति कर सकता है। तो अकेले एडहॉक रूप में आप रोजगार का सृजन नहीं कर सकते। रोजगार का सृजन करने के लिए आपको जो कृषि क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण वहां पे करना पड़ेगा, जिसका प्रोविजन इस बजट में दिखता है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बजट में होनी चाहिए थी, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक मैं इस बजट के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जैसा मैं पिछले 40 साल में सोचता रहा कि कुछ इस तरीके का बजट आना चाहिए जो चुनावी घोषणाओं से परे होकर वास्तव में किसी प्रकार के दीर्घकालीन आर्थिक विकास को प्राप्त करने वाला अगर बजट हो, तो इस बजट में मुझे एक चीज दिखाई देती है। बाकी अखिलेश जी और मनीष जी जो तैयारी करके आए हैं वो इसके ऊपर बहुत बोलेंगे, तो आप सबने मैंने मुझे इस विषय के ऊपर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े ही नपे तुले अंदाज से सारे बजट का विश्लेषण किया। कहते हैं कि ये जो सरकार है, जिन्होंने मतलब दूरगामी लक्ष्य को देखते हुए बजट को पेश किया है, जबकि सभी लोग सोच रहे थे 5 राज्यों में चुनाव है, किसानों को काफी कुछ मिलेगा, काफी लोग लुभावने घोषणाएं होंगी,
ऐसी कहीं कुछ नहीं हुई। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो सरकार है इसे जो करना है वो करना है, उससे कोई मतलब नहीं चुनाव में क्या परिणाम आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये करेज की सरकार है, कर्ज की सरकार नहीं है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में कहा, ना पक्ष ना विपक्ष, हम बात करेंगे निष्पक्ष। तो सर आपने जैसे डिजिटल करेंसी या डिजिटल वर्ल्ड की बात करी, तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, क्लस्टराइजेशन हो रहा है। जैसे मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे इन्होंने 60 लाख जॉब विद इन 5 ईयर में क्रिएट करने की बात करी है। जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, तो इसमें जॉब क्रिएट होंगे। इसमें जो आधा पैसा लगभग लोगों में जाएगा, वर्कर में जाएगा, इंडस्ट्रीज में जाएगा, और जो नए घर बनेंगे, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, सबको जॉब मिलेगा इसमें। ये सारी चीजें आएंगी, है ना। तो लेकिन सर जो आज मिलना चाहिए, जो आज जरूरत है, उसे आज ही देना चाहिए था। इन्होंने आज नहीं दिया। आने वाले 25 साल बाद इसके नो डाउट हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत फायदा होगा, जैसा हम सुनने में आते हैं। तो वही जैसे किसी ने इस बजट के बारे में कुछ लाइनें कही हैं, बड़ी अच्छी लगी, मैं शेयर करना चाहूंगा। बोले गरीब को मिली सब्सिडी, गरीब को मिली सब्सिडी, अमीर को मिली रिबेट, मिडिल क्लास वालों तुम टीवी देखो, तुम्हें मिली है डिबेट। तुम डिबेट कर रहे हैं सर यहाँ पर कहने का। सर आज मैं देख रहा हूँ कि हमें लगभग 8:30 हो गया है और ज्यादा समय हो गया है, और मुझे ये मालूम रहना चाहिए था, सॉरी, कि जैसे हम लोग सारे टीचर हैं, टीचर को जब तक 1 घंटे का लेक्चर ना दिया जाए उसका मजा नहीं आता। जैसे आपको मैंने तो सोचा था 5 मिनट 7 मिनट बोलेंगे, लेकिन जब वाकई में आपने बात बोली बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी थी। जैसे डिजिटल असेट होल्डर की बात करें, डिजिटल करेंसी आ रही है सर अभी, तो ये क्रिप्टो करेंसी को भी इन्होंने मतलब बोल रहे हैं लीगल नहीं किया। फिर टैक्स कैसे लेंगे? इलीगल का टैक्स ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। एक तरह से बोला नहीं है, लीगल हो गई है क्रिप्टो करेंसी। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि हम आज अपने वेबिनार में अपने दोनों स्पीकर को नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि हम यदि स्पीकर को लेंगे तो फिर वो बच जाएगा सर, 1 घंटे लगेगा, 9:30 हो जाएगा, फिर लेट हो जाएंगे काफी। तो फिर हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे। हम कल भी बैठेंगे, हम लगातार बैठेंगे, बजट पे 2-3 दिन बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महानुभाव, अच्छा हमारे मित्र, रुद्रेश, जी रुद्रेश, जी अखिलेश और मनीष को भी थोड़ी सी बात अपनी कह लेने दो। सर, वो हम उनसे सवाल ले लेंगे आपके नहीं लिए सर, सवाल। अभी आज आपसे अभी सवाल हम का लोग जवाब अब देंगे हमसे पूछा ही नहीं है। आप जो बोल दिए उसके बाद हम लोग को सर। कहने आपने सारा जवाब दे दिया सर, कल आप कल क्वेश्चन आंसर ही सुनेंगे देंगे। कल सुनेंगे सर लोगों को, जी ताकि अच्छे से हाँ, विस्तार अच्छे से से सुन मतलब सके। हम चाहते हैं सर वो पूरी अपनी बात रखें, और मैं ये भी पसंद करूंगा कल एक ही स्पीकर बोले और फिर हम उससे क्वेश्चन आंसर के, हमें अपने बजट के बारे में सारा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे 60 लाख जॉब किस सेक्टर में आएगा, कैसे आएगा? अब जैसे इन्होंने कहा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे बैंकिंग सर्विसेज में, तो वो कैसे होगा? क्लस्टराइजेशन कैसे होगा, जो है ना। और जैसे आपने कहा सर निजीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार जो हमारी है वो बिजनेस नहीं करने के लिए है, सरकार है रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए। सरकार जो हमारी है पैसा कमाना नहीं है उसका काम, लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करना है, वो उसके लिए बनी है। तो अब जैसे आप देखेंगे सर 1350 कंपनी है सरकारी कंपनी, लेकिन सिर्फ 83 कंपनी फायदे में, बाकी सब नुकसान में जा रही है। तो सबका होना चाहिए निजीकरण, हम तो कहेंगे। जैसे एम्स है, सरकार जैसे कुछ काम कर रही है, जैसे 23 एम्स खोले, लेकिन सिर्फ 9 ऑपरेशनल है सर। इसमें भी उनको मतलब सरकार को इस तरह ध्यान देना चाहिए। तेरी भाई हम लोग बात करेंगे, तो मैं अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि अपने अपने माइक ऑन कर ले, और जिसे कुछ पूछना है सर से, अभी सर है हमारे साथ, और फिर से सर से सवाल करना चाहे बजट के बारे में, कोई क्वेरी हो तो प्लीज यू ऑल आर वेलकम, जस्ट आस्क, है ना। अखिलेश अपना ये प्रेजेंटेशन अपन कल करेंगे, है ना, प्लीज डोंट माइंड। एंड मनीष जी और परसों हम लोग 3 दिन लगातार बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना, और सेम टाइम रहेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से सारे लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे। तो कौन कोई यदि किसी का सवाल है तो पूछें, किसी तरह की क्वेरी हो। फिर मैं यही कहना चाहूंगा सर, जो आज देना है, जैसे मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं सरकार का करेज मानूंगा कि मतलब उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि मतलब जो हमें करना है, जो दूरगामी, वाकई में दूरगामी परिणाम है आने वाली जनरेशन के लिए, सीताराम निर्मला जी ने दिया है। तो बहुत अच्छा बजट है ये वाकई में। अभी सर ने तो आपको पहले ही कहा था मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, ऐसे आप कैसे कह रहे हो? ये क्लास वाइज बजट नहीं हुआ है। सर ने पहले ही कह दिया कि मिडिल क्लास भी सम्मिलित है उसमें, जो मिला है उसमें। चलिए अच्छी बात है। किसी ने पूछा ना सर, जैसे आप अपना पर्सनल बता रहे थे, मुझसे भी पूछा आपका ये इनकम टैक्स के बारे में क्या ख्याल है। मैं कहा मैं तो इनकम के दायरे में नहीं आता, इनकम टैक्स की क्या बात करूं। कहने का तो हमारे साथ संजीव भी है और बहुत सारे लोग हैं, जौली सर हैं, कोई मार्केट है जी, और अक्ता जी हैं उदयपुर से, अक्ता हुसैन, डॉक्टर अक्ता हुसैन सर, एकता हुसैन, सॉरी। यदि आपकी कुछ क्वेरी हो प्लीज, ये भी प्रोफेसर है उदयपुर यूनिवर्सिटी में।
कौन से डिपार्टमेंट में है? एकता जी सर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट राजस्थान विद्यापीठ में। राजस्थान विद्यापीठ तो उदयपुर में नहीं, अच्छा उदयपुर में है क्या? उदयपुर में। जी सर जी, जनार्दन राय ढाका राजस्थान विद्यापीठ, उसका कॉलेज है माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय। मुझे लगा कि एमएल सुखाड़िया में है क्या? नो 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 सर। अच्छा अच्छा। शैलेश यानी- जायसवाल सर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने, और मेरे ख्याल से तो ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं आज जितने लोग हैं। भोपाल से हैं, अहमदाबाद से, मंडला से, सागर से, मैयर से, एनसीआर से तो ही हैं, बिलासपुर से अनीता जी हैं। अनीता जी कोई क्वेरी हो सर से बजट को जी सर। लेकर? मथुरेश जी मथुरेश मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर से। हाँ बोलिए। सर जैसे आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपन एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर हो चुके हैं, बहुत बड़ा बिजनेस आता है, बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है। मेडिकल फील्ड में भी अपने यहाँ काफी बिजनेस आता है, काफी लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं बाहर से, मगर मेडिकल फील्ड में भी बहुत कुछ करने की अभी गुंजाइश दिखती है। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ बहुत ज्यादा होता? क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, अभी तो इतने डॉक्टर्स बनते हैं तो हमारे देश के जो रिक्वायरमेंट है वही नहीं पूरी कर पाती है सरकार। इस बारे में क्यों नहीं सोचा जाता, या इस बारे में क्यों नहीं बहुत कम एफर्ट होते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारे इधर दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्थाएं हैं निजी क्षेत्र की व्यवस्थाएं। निजी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य उद्योग है हमारा निजी क्षेत्र का, ये एक प्रकार से वो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। अब प्रश्न ये आता है कि एम्स हर जगह नहीं खोले जा सकते, क्योंकि जैसा मथुरेश ने बताया कि हमने एम्स तो खोल दिए, लेकिन अभी वो एम्स पूर्ण रूपेण ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं। उसके पीछे कारण एक है कि एक कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल प्रोफेशन में है, अगर वो मेडिकल कॉलेज में अगर है, तो वो ये चाहता है कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहने के साथ साथ वो मेडिकल की प्रैक्टिस करने की उसको छूट मिलती रहे। ये एक बहुत बड़ा विषय रहता है, क्योंकि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जिसका हम बात करते हैं, वो तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उसको कंपनसेट नहीं कर सकता है। अब अगर हम उसको प्राइवेट इसकी अगर इजाजत देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर उसका पूरा का पूरा ध्यान अपनी निजी प्रैक्टिस में लग जाता है। वो सरकारी व्यवस्था में मात्र एक हाजिरी देने भर के लिए उपस्थित होता है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। दोनों, डॉक्टर भी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो अभी जैसी एक योजना है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का मतलब यह है कि जो जिला चिकित्सालय होगा उसी के साथ हम टाई अप करके मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करेंगे। तो वहां पे हमको एक बड़े पैमाने पर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। आज पहले होता रहा कि अगर आप एमबीबीएस कर लेते रहे तो आपका काम चल जाता रहा। अब एमबीबीएस को कोई नहीं पूछ रहा है, न आपके पोस्ट ग्रेजुएट को कोई पूछ रहा है। जब तक आप डीएम या सुपर स्पेशलाइजेशन न कर लें तब तक उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। अब ये सुपर स्पेशलाइजेशन अर्थात पूरे 10 साल तक आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, इस एजम्पशन के साथ में कि ईयर 1 से लेके लास्ट ईयर तक आपका कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक है तो यही वाला पीरियड 12 साल 15 साल का हो जाता है। अब 20 साल में एक बच्चा मेडिकल में प्रवेश लेता है, उसके ऊपर जितना खर्च होता है और उससे हमको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कायदे कानून भी बने उसके लिए कि आपको इतनी सेवाएं यहां पे जाके देनी पड़ेंगी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेडिकल एजुकेशन के साथ में जो नेशनल एथिक्स रहती हैं, नेशनल एथिक्स को हमने ध्यान में नहीं रखा है। तो नई शिक्षा नीति में अभी मेडिकल को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम एजुकेशन के साथ में करें तो जैसे मैंने अभी बात की कि आईआईएम जो अपने एम्स हैं, एम्स में बहुत ही क्वालिटी डॉक्टर्स हैं, हमने स्टेट में लिए हैं। तो लगभग मैंने कहना चाहिए कि 90% केस तो रूटीन केस होते हैं, 10% केसेस में आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो अब मैंने ऐसा एक पूल तैयार किया जा रहा है जिस पूल का उपयोग हम कर सकेंगे, लेकिन अकेले पूल का निर्माण करने से नहीं होगा। सरकार पूल का निर्माण कर सकती है, लेकिन पूल का उपयोग तो उनको करना है जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। सरकार हेल्थ के ऊपर एलोकेशन बढ़ा सकती है। अब हमारे देश में जो मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बड़े पैमाने पे तैयार हो रहे हैं।
पहले वेंटिलेटर नहीं हमको बाहर से मंगाने पड़ते थे, वेंटिलेटर अब तैयार हो रहे हैं, लगभग हर जगह पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं और लगने की प्रक्रिया में है। माने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन उसका उपयोग तो करना चाहिए। अगर वह उपयोग, अगर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में पैथोलॉजी अच्छी नहीं होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए दूसरी चीज क्या है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती हैं। अब अगर सभी राज्य सरकारें इस बात के भरोसे रहेंगी जब केंद्र से उनको मिलेगा तभी वो बढ़ाएंगी, जिस तरीके से इस बजट में मैंने कहा कि कुछ दीर्घकालीन योजनाओं को बनाया गया, लोक लुभावन नारों को छोड़ के, अगर राज्य सरकारें भी उस दिशा में काम करना शुरू कर दें, जो अपना बजट जब बनाए इसी लाइन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि एक कंसिस्टेंसी बनेगी। आइडेंटिफाई, हर राज्य की समस्याएं अलग हैं, उन समस्याओं को हमको एक संघीय ढांचे में सुलझाने की प्रयास करना चाहिए। अर्थशास्त्र कभी शुद्ध अर्थशास्त्र नहीं रहा है। अर्थशास्त्र शुरू से राजनीतिक अर्थशास्त्र ही रहा है, कौटिल्य के समय से। आर्थिक निर्णय हमेशा राजनीतिक ही होते हैं, लेकिन वो आर्थिक निर्णय दीर्घकालीन होने चाहिए, अगर राजनीतिक भी है तो भी। हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, केयर हमको इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ ही साथ में हमको क्वालिटी भी देखने की जरूरत है। एज ए एग्जाम कंट्रोलर मैं देख रहा हूं कि हमारे पास में पिछले करीब 5 साल से लगातार 10-12 छात्र ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर नहीं क्लियर किया है। उनका एडमिशन तो हो गया, अब वो कब क्लियर करेंगे, कब तक हम उनको चांस देते रहेंगे? तो ये भी कुछ मैंने ऐसा है कि आपको उसके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी सी आपको प्रोफेशनल एथिक्स लेके आना पड़ेगी उसमें। अगर प्रोफेशनल एथिक्स लेके आ जाते हैं, एलोकेशन बहुत ज्यादा कम नहीं है, एलोकेशन पर्याप्त है, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि अभी मार्कंडेय शुक्ला ने मुझसे मेडिकल फीस के बारे में पूछा। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, और उन लोग के गवर्नमेंट के नियमों का उन लोग पालन करते हैं, लेकिन वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तभी चल सकते हैं जब उन लोग कैपिटेशन फीस लें। अगर कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे तो मात्र वो सरकार के द्वारा जो तय की गई फीस रहती है उसके भरोसे मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जा सकते। और दूसरा है कि मेडिकल कॉलेज के साथ, मेडिकल कॉलेज सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं होते हैं, मेडिकल कॉलेज के साथ में ओपीडी का भी उतना ही महत्व रहता है। तो यदि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ की ओपीडी, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले में अगर बेहतर होता चला जाएगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंपटीशन में रहने के लिए अपने सर्विसेज की फीस घटाने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिसमें कहा कि 5 लाख तक का इलाज सभी निजी अस्पतालों में भी कर सकते हैं। अब निजी अस्पतालों में लोग गया मेरे इलाज कराने के लिए, जो इलाज 2 लाख का होना चाहिए था, उस इलाज का भी उन्होंने 5 लाख का बिल बना के सरकार से पैसे ले लिए। तो नीति अपने जगह है और नियत अपने जगह है। एक नीति तब अच्छे ढंग से काम करती है जब नियत भी आपकी सही हो। अकेले नीति अच्छी होने से काम नहीं चलता है। मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अच्छी नीति होने के बाद में भी नियत साफ नहीं है। ठीक बात है सर। जैसे एजुकेशन लोन की मैं बात करूं, जैसे मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम लोन ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल लोन आप ये जो एजुकेशन लोन है ये बहुत ज्यादा है, जबकि होम लोन कम है, हाउस लोन कम है इन कंपेरेटिवली एजुकेशन लोन। और सर एजुकेशन लोन जो है 5 से 10 साल या मेरे ख्याल से 3 से 5 साल के लिए दिया जाता है, और होम लोन जो है 20 साल के लिए दिया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एजुकेशन लोन भी मतलब बच्चा मतलब भरता रहे, पास होने के बाद वो इजी हो जाए, लोन मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और टाइम आगे बढ़ जाए। तो जो एनपीए हो रहा है बैंक में, बहुत सारे बच्चे जैसे लोन लेते हैं भर ही नहीं पाते, तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो फीस है, नो डाउट फीस तो बढ़ी, कैपिटेशन फीस तो बढ़ा ही रहे हैं और उनके बिना उनका गुजारा भी नहीं है, तो दोनों को फायदा हो जाएगा। तो हम ग्रोथ में भागीदारी करें ना। हम क्या करते हैं कि मतलब ये कहते हैं गरीबी में भागीदारी, लोगों गरीब कर रहे हैं या फिर हम उनको बेईमानी की ओर धकेल रहे हैं, मतलब उनको ठीक से वो लोन टाइम पे नहीं पटा पा रहे हैं, तो किसी कारण बस वो मतलब कुछ ना कुछ गलत कार्य करने के लिए मतलब अग्रेसित होते हैं। तो उनको रोकने के लिए हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सरकार ऐसा कुछ नीति बनाए। मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी, उसका आईआईएम में एडमिशन होता है, ठीक है, और आईआईएम में एडमिशन उसका हुआ और उसने एजुकेशनल लोन लिया। जब वो आईआईएम से पास आउट होगा, वो एजुकेशनल लोन बड़े आसानी से चुका देगा। लेकिन अब अगर उसके जगह पे एक कोई लोकल कॉलेज जहां पे एमबीए पढ़ाने वाले ही ढंग के नहीं है, वहां से अगर वो एमबीए करने के लिए लोन लेता है,
और उसके बाद अगर वो अपेक्षा रखता है कि उसको 7.5 करोड़ का पैकेज मिलेगा, जिसकी योग्यता ही नहीं है इतनी, वो जिस तरीके से पास आउट होगा उसको 15,000 20,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलना है, क्योंकि वो अंडर क्वालिफाइड है। तो सर इसमें विद्यार्थी की क्या गलती है? नहीं, विद्यार्थी की गलती है, क्योंकि अगर वो ये सोचता है कि वो एमबीए कर लेने से या निजी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री लेने से वो पैसा कमाना शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने योग्यता कितनी हासिल की, अगर वो योग्यता हासिल कर लेता है तो एजुकेशन लोन वो बड़े आराम से पटा लेगा। अगर वही विद्यार्थी अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट मेडिकल अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, लेकिन अगर वही विद्यार्थी अगर आईआईटी में एडमिशन ले रहा है, अगर आईआईटी में अगर एडमिशन ले रहा है, वो 20 लाख का भी लोन लेगा तो भी वो 20 लाख का लोन चुका देगा, क्योंकि उसने वो एक्सपर्टीज हासिल की है। हमारे इधर समस्या ये है कि जिन चीजों के लिए वो लोन ले रहा है, वो 3 साल या 4 साल जितने साल के लिए लोन लेता है, उसके बाद में वो उतना कंपिटेंट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर वो कंपिटेंट नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से वो एजुकेशनल लोन नहीं चुका पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको बैंक लोन देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए और हर विद्यार्थी के लिए एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए। जी एजुकेशन लोन उन्हीं के लिए होना चाहिए जो मेरिटोरियस हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी रिलीजन से आते हो। अगर वो कॉम्पिटेंट है, एक्सीलेंट है, तो उनको लोन मिले। लेकिन आप अकेले लोन देके उनमें आप नहीं ला सकते। ठीक बात है सर। बाकी और सर जहां तक हाउसिंग लोन की बात की आपने, हाउसिंग लोन के पीछे कोलेटरल रहता है, लेकिन एजुकेशनल लोन के पीछे कोई कोलेटरल नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि इसको नौकरी लगेगी और ये लोन वापस करेगा। ठीक बात सर। और जैसे सर अब इस समय मेडिकल की बात आप कर रहे थे, डॉक्टर की बहुत कमी है सर। हमें बहुत सारे और मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए, डॉक्टर की संख्या बढ़ानी चाहिए। देश में जिस तरह पॉपुलेशन है, तो ये सब होगा, धीरे धीरे होगा, सरकार करेगी और बैठे हैं लोग उसमें। और किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन? अब असल में ऐसा है कि मेडिकल में अभी डिमांड इसलिए है कि जैसे मैं बाहर के कॉलेजों का तो नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के साथ के लोग इतनी मोटी मोटी किताबों से पढ़ा करते थे। आज स्थिति है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक गाइड चलती है जिसका नाम है शिवानी गाइड। जी छात्र भी वो शिवानी गाइड से पढ़ते हैं और टीचर भी शिवानी गाइड से पढ़ाता है। तो किस क्वालिटी के इंजीनियर निकलेंगे? आज हमारे बड़े मनीष जी भी हैं और भोपाल में हैं। ज्यादा करके जो विद्यार्थी हमारे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, वो विद्या अध्ययन वाला से पढ़ते हैं। 125 पेज की एक किताब रहती है जिसमें आपको माइक्रो मैक्रो ग्रोथ सब मिल जाता है, जबकि हम लोग ने पढ़े गए तो इतनी मोटी मोटी किताबों से पढ़ा रहा। इन लोग ने भी उतनी मोटी किताबों से पढ़ा है। आज अगर किसी से हम पूछते हैं कि पॉल सेमुलसन, तो वो पहली बार नाम सुन के अचंभित होता है कि ये कौन है। अब जब आप अच्छी किताबों से पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको नॉलेज कहां से होगा? पढ़ने वाले भी ऐसे ही हैं और पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हैं। ठीक बात हमारा है। ध्यान जो है वो ज्यादा करके ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने पे है, क्वालिटी एजुकेशन देने पे नहीं है। मतलब शिक्षक को अच्छा बनाने की पहल भी होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए। एकेडमी खोलनी चाहिए, शिक्षक हाँ। टीचर निर्माण हो, बिल्कुल। और वो बहुत हमको जरूरी है। बिल्कुल पहली कक्षा से वो शुरू करना पड़ेगा जी कि जहां पे हमारी नींव रखी जाती है वहां से। क्योंकि हम लोग शायद कुछ इसलिए बन पाए क्योंकि हम लोग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर बड़े डेडिकेटेड थे। अब प्राइमरी स्कूल में मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे पहचान के हैं जो 10:30 बजे जबलपुर से निकलते हैं, 40 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाने के लिए और 1:30 बजे वापस आ जाते हैं पूरा पढ़ा के। कैसे पढ़ाते होंगे और क्या पढ़ाते होंगे, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सर मेरे को पूछना है कुछ आपसे। हाँ बिल्कुल। हाँ मार्केंडे जी, पहले सर आप शुक्ला जी आप अपना परिचय दें। हम लोग शायद मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं शुक्ला जी 84 बैच में थे। अच्छा क्योंकि बहुत से लोग नहीं जान पा रहे होंगे आपको। फिजिक्स में एमएससी किया हुआ है। हाँ, तो अच्छा लगेगा। हम लोग कहाँ पर हैं इस समय? मार्केंडे तुम बताओ। जी मैं 83 से 85 में था हॉस्टल में, 1983 टू 1985, ग्रेट, और उस टाइम पे मैंने एमएससी किया था फिजिक्स से, बहुत वो बढ़िया। यूटीडी से। तो पेंटर सर का जूनियर था, मैं अभी भी जूनियर ही हूँ। तो सर कहाँ इस समय आप? इस मैं समय? दिल्ली में हूँ सर। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में मैं डायरेक्ट प्रणाम भैया के अंडर मतलब वो जो वैपकोस लिमिटेड है, इसका जल शक्ति मंत्रालय का जो वास्तव अंडरटेकिंग है, उसमें हूँ मैं, एडिशनल चीफ सिस्टम। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सर, यहाँ मुलाकात नहीं हुई हम लोगों की। मैं भी सर के यहाँ, मैं भी फरीदाबाद में हूँ। अच्छा। हाँ। मैं और द्वारका में हूँ दिल्ली में। अच्छा द्वारका में, वहाँ पास में आपके गुड़गांव में जामवाल सर हैं? हाँ दीपक तो मिलता रहता है, अच्छा दीपक तो मिलता रहता है। चलिए हेलो। अच्छी बात। हो गया अभी यूटीडी हॉस्टल का, बस सिर्फ दीपक ही मिला मेरे को यहाँ पर। अच्छा नहीं, ये अखिलेश सारे हम लोग वहीं के यूटीडी साइंस हाँ। कॉलेज सभी यहाँ जितने भी लगभग हैं, कुछ आपने बड़ा- हमारे मेहमान है बाहर के 2-4,
और आपके बाकी बारे तो में सारी बताया था दीपक ने, आपके बारे में बताया था दीपक ने, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था आपको। क्योंकि हम लोग आपके कुछ जूनियर है, काफी जूनियर। हाँ सर, आप सवाल पूछिए। तो सर देखिए ऐसा है, अभी मेडिकल की फीस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे पहले फीस कम थी, अब फीस ये हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, तो उनकी फीस भी हम एट पार करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक, एट पार करना तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। जैसे अब आप देखिए लेडी हार्डिंग है, लेडी हार्डिंग का 7.5 लाख रुपए पर एनम है। ठीक, हरियाणा के इस तरह के जितने भी कॉलेज है 15 लाख 20 लाख पर एनम है, बहुत बेहद लगे। यूपी में ठीक है फीस कम है मानता हूँ, लेकिन उसमें है क्या कि बच्चे ने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस पे कुछ काम नहीं होता, आज की डेट में सबको पता है एमडीएमएस करना पड़ेगा आपको। अगर वो एमडीएमएस यूपी से उनका हो गया तब तो ठीक है, अगर वो बाहर किसी स्टेट में आता है यूपी गवर्नमेंट को तो पूरा 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, देन ओनली ही विल बी अलाउड टू गो आउट फॉर एमडीएमएस। तो ये जो एरिया है इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि 1 करोड़ रुपए मतलब नौकरी पैसा करे तो बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो पार्ट में निकले चाहे फुल लमसम निकले, कैसे भी निकले। तो 1 करोड़ मतलब अगर आप 20 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम लेने के लिए आदमी को लोन लेना पड़ेगा, लोन इसमें भी कोलेक्टर होता है। तो ये चीज है कि ये फीस को कुछ कम करनी चाहिए, इतनी कम करनी चाहिए कि लोग आदमी पढ़ा सके अपने बच्चे को मेडिकल। सर मैं लाइटर मोड में बोल रहा हूँ। आप जिस तरह से गंभीर बना दिए विषय को, बड़ा गंभीर हो गया, लेकिन आपने जो शुरुआत किया वो सरकार ने वही कर दिया, एट पार कर दिया ना, अपनी फीस को प्राइवेट के एट पार कर दिया। आप भी एट पार ही चाहते थे। आज ही आया, आज ही जियो आया, एक कमेटी बनाया था, तो उन्होंने कहा कि 50% सीट्स भर नहीं रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो इन्होंने कहा कि 50% सीट गवर्नमेंट देगी और गवर्नमेंट उसको जब ले जाएगी तो उसको वो लोग कंपनसेट करेंगे। किस तरह से कंपनसेट करेंगे वो अभी मोडालिटी नहीं दिया। नहीं जो भी है, लेकिन बात ये ना कि फीस तो वो उतना ही लेंगे, चाहे गवर्नमेंट को। बहुत ही गंदा सिस्टम हमारा मेडिकल सिस्टम है और इसको कितना हम कह सकते हैं, वो कैटेगरी हो गया। आप 5 साल की मेडिकल एजुकेशन आपके नेबरिंग कंट्रीज में आपका आधा है 5 साल का, जो इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए आज से 15 साल पहले देखा जा रहा था, आज हालात ये हैं कि हमारा रिवर्स हो गया। आपसे बांग्लादेश का मेडिकल सिस्टम हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हो गया। कारण क्या है कि जब तक हम इसको माफिया से नहीं निकालेंगे, अभी दीपक रेड्डी का एक आर्टिकल आया कि आप क्यों 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है और उससे 1/4 जगह और 2/3 से कम शिक्षक लेके 150 की आपने मान्यता प्राइवेट को दे दिया। ये जो हेल्थ सिस्टम का पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एमसीआई जैसी संस्था देश में खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बावजूद उस पर अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। और रिफॉर्म के नाम पर जो आया है, हमें बेसिक चीजों से हम हट रहे हैं, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेडिकल एजुकेशन को आप कॉस्टली कर रहे हैं तो कहां से निकलेगा। कभी गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि रिटर्न कब आएगा। 1 करोड़ रुपए आप एमबीबीएस के लिए, 2 करोड़ रुपए एमएस, 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर एक डॉक्टर को 1 महीने में कमाना होगा, रिटर्न चाहिए अगर उसको, तो कम से कम 7 लाख रुपए उसको पर मंथ की इनकम होगी, तब उसका रिटर्न आएगा। अब सोचिए कि इस एजुकेशन को हम कहां ले गए। मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री कहता हूं कि सड़कें आपकी कम चौड़ी हो, चल जाएगा, मुंबई से हम 2 घंटे बाद भी पहुंच जाएं, लेकिन मेडिकल एजुकेशन हम लोगों को चीप करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑन नेशनल रूरल रोड्स, वी शुड स्टॉप देम। हम देखें तो जरूरत है कि नहीं है। आज तमाम रोड्स की ये वाइबिलिटी है, मतलब कहने के चूंकि हम अपने क्लोज सर्कल में बात कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी है ही नहीं। 3 रुपए पर किलोमीटर टोल लेके आप रोड बना रहे हैं, बेच रहे हैं। आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ कितनी आ रही है, इसका एस्केलेशन कितना हुआ दुनिया में। अगर हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं तो दे ब्रॉट डाउन रनिंग कॉस्ट, और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि हमारी रनिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आप जबलपुर से कटनी जाने का हम 1.5 घंटा भले बचा सकते हैं, लेकिन लुक एट द कॉस्ट, 3 रुपए पर किलोमीटर आपकी केवल टोल की कॉस्ट आ रही है। अब उसको अफोर्ड कौन कर पाएगा। तो हम कुछ सड़कें कम बनाएं, लेकिन मैं मानता हूं शुक्ला सर का जो कंसर्न है या पूरे देश भर का कंसर्न है कि हम मेडिकल एजुकेशन को क्यों ना सब्सिडाइज करें। एक डॉक्टर अपनी लाइफ टाइम में जो रिटर्न आ रहा, आज जो हमारे इंडिया का रिटर्न है तो 70s का इन्वेस्टमेंट है, चाहे आईटी में हो, चाहे आईटीज में रहा, चाहे मेडिकल में रहा, चाहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहा। गवर्नमेंट इज फॉर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को दिया है, अब जो सर का कंसर्न है उसका कंसर्न डीप ये है कि आपने किसी भी व्यक्ति को दे दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज चलाओ। आज एवरेज सैलरी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज इज 1/3 ऑफ द सैलरी गिवन टू द मिडिल क्लास टीचर। ये मेजर कंसर्न है। हमने दे दिया, हमें क्या जरूरत है प्राइवेट एजुकेशन की, लेकिन हमने उनको मान्यता दे दी, सारा सिस्टम कर लिया, अच्छे से पैसा आ रहा है। यही पैसा बीसीएस साइकिल में
जा रहा है सिस्टम में। और आज जो हम लोग छोटे से जबलपुर यूनिवर्सिटी का भी मतलब क्योंकि मैं वहां का हूं और इतना मतलब गुरुदेव का इतना आशीर्वाद रहा, इनके साथ हम रह के कभी भी पढ़ लेते थे, कभी भी मतलब जो हमें सीखने को मिला वो पेंटर से हम लोगों ने सीखा। आज उसी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स गायब हैं और सर के जैसा मुझे नहीं लगता जबलपुर में कोई क्वालिफाइड है। और कितने इंजीनियरिंग हमने वहां पे प्राइवेट कॉलेज खोल दिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है और ये मेडिकल एजुकेशन हमारे लिए बहुत आगे वाली चुनौती है। सारे स्यूरियस ड्रग बिक रही हैं, जो सर का एक कंसर्न था कि मेडिकल में क्यों नहीं जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मेडिकल बहुत ज्यादा है। आप दुर्भाग्य से किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फंस जाइए, मेडिकल अस्पताल में आपकी वो हालत करेंगे। दुनिया का सबसे टाइट रेगुलेशन मेडिकल में है और हमारे यहाँ का सबसे लूज रेगुलेशन मेडिकल में है, क्योंकि जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं 90% इज रन बाई सर्टेन माफिया, वो चाहे एजुकेशन माफिया हो चाहे जो हो। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को इस बारे में बात करना चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या आगे होने वाली है। ठीक कहा। रेगुलेशन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करना, मॉनिटरिंग टू करना। रन द सोशल इंस्टीट्यूशन, आपको ऐसी चीजें चलानी पड़ेंगी जो जरूरत है। आज हम आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक जबलपुर यूनिवर्सिटी था जिसका डिपार्टमेंट फुल फ्लेजेस था, जहां एक से एक लोग थे। आज एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में 20,000 में आपने टीचर रख रखा है, क्या पढ़ाएंगे, क्या उनका लाइफ है? जिस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हो रहा है, शायद उस यूनिवर्सिटी का ही सर लोग जैसे लोग इतने लोग वाइस चांसलर निकले, मुझे नहीं लगा कि किसी डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट भी हुआ हो कभी। तो हमें चलना चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ होनी चाहिए। जो प्राइवेट एक मंत्रा है देश के लिए, मैं मानता हूं कि कुछ समय तक हम लोग उसके बहुत बड़े समर्थक रहे, लेकिन आज हम उस ट्रैक पे आ गए हैं। नहीं, मैं हर चीज का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए मैं नहीं मानता हूं। हर किस्मों को आप प्राइवेटाइज कर दें। सिर्फ अंतर यह है कि एक निजी व्यक्ति जो काम कर सकता है वो काम सरकार को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो निजी व्यक्ति काम नहीं कर सकता वो काम सरकार को करनी चाहिए। जी हाँ। एजुकेशन के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, पहली चीज ये है कि बाकी सब किस्म की प्लानिंग है हमारे इधर, लेकिन हमारे पास में एजुकेशन में मेन पावर प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है। हमने आज तक ये कभी नहीं आइडेंटिफाई किया, न एस्टिमेशन किया कि इस देश में प्रतिवर्ष कितने डॉक्टर्स की जरूरत है, कितने इंजीनियर्स की जरूरत है, कितने मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की जरूरत है। नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम खोलते चले जाएं, दिखाने के लिए हम होते कि हर साल 15 लाख के ऊपर, 5,000 से ऊपर एमबीए के कॉलेज हैं, हर साल 5 लाख मैनेजमेंट ग्रेजुएट निकलते हैं। देश में उतनी तो इंडस्ट्रीज की संख्या नहीं है, तो कहां से उनको रोजगार मिलेगा? और प्राइवेट सेक्टर, निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले में ग्रोथ बहुत ज्यादा रहती है, ये मैं मानता हूं। आज एक प्राइवेट सेक्टर का सीईओ जो है वो करोड़ों रुपए में उसको मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में सीईओ नहीं बन सकता। हम जो बात कर रहे हैं वो औसत की बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या औसत तक भी नहीं है, समस्या औसत के नीचे की है। बहुत सारे हमारे एजुकेशन सेक्टर में ऐसे स्टूडेंट हैं जो औसत से फार फार बिलो हैं, उनको हम औसत के रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेडिकल की बात हुई, मेडिकल में अधिकांश जगह पे, अरे कुछ एक स्टेट में ये शुरू से चल रहा था, साउथ के स्टेट में ये शुरुआत से था, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्रा में प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा रहे हैं। यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग जाते थे वहां पे प्रवेश लेने के लिए। मैं एक बार पटना से लौट रहा था तो 2 विद्यार्थी मुझे मिले रहे जो बेंगलोर से मेडिकल कर रहे थे, एमबीबीएस का कोर्स। तो मैंने उनसे पूछा कि पटना मेडिकल कॉलेज तो इतना फेमस है, वहां से क्यों नहीं एडमिशन लिया? तो बोले साहब हम लोग के नंबर बहुत कम थे। अब हम लोग, मैंने ऐसा है कि एक अच्छे खासे परिवार से आते हैं, तो हमारे पिताजी ने कहा कि कहीं से भी तुम डॉक्टरी कर लो, एक अस्पताल खुलवा देंगे, उस अस्पताल की देखरेख करते रहना। जब इस एम को लेके कोई वहां पे जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, तो फिर अगर वो मेडिकल कॉलेज वाले अगर अच्छी खासी फीस लेते हैं, जैसे मार्कंडेय ने जो बोला कि फीस बहुत ज्यादा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उसके बाद में जैसे 30-40 सीट तक तो वो मैनेजमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो उनको 100 स्टूडेंट भरने हैं, उन 100 स्टूडेंट से वो मनमानी फीस लेते हैं। और ये 100 स्टूडेंट हैं कौन? जो पैसे देके डिग्री खरीदना चाहते हैं। आज गांव का या एक मेधावी छात्र जिसने 12वीं में बायो में बहुत अच्छा किया है, उसको नीट क्वालिफाई करने के बाद में उसकी रैंकिंग वहां तक नहीं पहुंच पाती है और वो मेडिकल कॉलेज में नहीं बन पाता है। बहुतों के साथ में ये हुआ है।
मेरे साथ के कई सारे ऐसे थे जो एक एक दो दो नंबर से पीएमटी पे चूक गए, और उन्हीं के साथ के जो एक बहुत अच्छे घरों से थे वो डॉक्टर बन गए। जबलपुर में उन्होंने अपने अपने अस्पताल खोल लिए हैं, और अस्पताल खोलने के बाद में आज स्थिति ये है जो अखिलेश ने बात की कि वो हर महीने कम से कम कुछ नहीं तो 30 लाख 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब एक डॉक्टर अगर 3 घंटे के अंदर अगर 50 पेशेंट देख रहा है और 300 रुपए अगर वो फीस लेता है तो आप कल्पना करिए, और उसके बाद में ढेर सारी जांच। जबलपुर में कोरोना काल में यतीश जी बड़े हैं जो यहाँ पे जो लोग निजी अस्पताल में भर्ती हुए उनका डेथ रेट सबसे ज्यादा हाई था। जो विक्टोरिया और मेडिकल में जो भर्ती हुए तो बच गए, सुविधाएं नहीं थी ज्यादा, लेकिन एक एक पेशेंट को 5-5, 10-10 लाख रुपए से इन निजी अस्पतालों ने उतारा है। मैंने यही कहा ना कि जब तक इनमें वो एथिक्स नहीं आएगी, अब जब आप 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए देके निजी कॉलेजों से आप डिग्री हासिल करोगे और जब आके आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपके मन में क्या दया भाव रहेगा? बिल्कुल दया भाव नहीं रहेगा। आप तो सोचोगे कि ये जो आया है ये तो क्लाइंट है, एक पेशेंट आ भर जाए उसको किस तरीके से निचोड़ा जा सकता है, उसके ऊपर पूरे के पूरे निजी अस्पताल है। तो निजी अस्पताल है तो इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं असफलता है ये कि इतने सारे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल पाई। सर ऐसा है ना, ऐसा है कि फीस ये ठीक है प्राइवेट की ज्यादा है, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी 10-15 लाख रुपए हो गई पर एनम। वो चीज अपने पेश करने वाली है। चलिए प्राइवेट है कॉलेज, वो ज्यादा फीस लेगा, हर आदमी जनरल आदमी का पब्लिक का ये ओपिनियन रहता है प्राइवेट में जा रहा है तो वहाँ पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अब जो दे सकता है वो करता है, जो नहीं दे सकता वो नहीं भेजता, वो तो बात होगी दूसरी। लेकिन गवर्नमेंट वालों की फीस कितनी बढ़ागी? मैंने बताया था कि यूपी में है कि या तो आप एमबीबीएस करने का 3 साल रूरल एरिया में जाकर के प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप एमडीएमएस के लिए कहीं दूसरी जगह सकते हो। अगर आप इमीडिएटली जाना चाहते हो किसी दूसरे स्टेट में, देन यू हैव टू पे 1 करोड़ रुपीस टू यूपी गवर्नमेंट, देन ओनली यू विल बी अलाउड टू गो आउटसाइड। व्हाई? एक चीज ये है कि चूंकि देखिए कि इनको गवर्न करने वाली बॉडीज हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तय करना रहा कि इतनी ज्यादा फीस रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है कौन? यही तो देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं। अगर मान लीजिए वो संवेदनहीन हो जाएंगे तो निर्णय भी संवेदनहीनता के रहेंगे। बाकी जगह पे मैंने ऐसा है कि बाकी जगह पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, लेकिन उस गवर्नमेंट सपोर्ट का जो शुरुआती 40-50 साल का हमारा अनुभव रहा है, वो अनुभव हमको ये बताता है कि उस गवर्नमेंट सपोर्ट का हमेशा उल्टा फायदा उठाया गया। फीस सरकारी अस्पताल महाविद्यालयों में कम हो, लेकिन वो फीस इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि उस डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाए। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत फिर भी मेडिकल की थोड़ी वैल्यू बची हुई है। इंजीनियरिंग तो पूरा चौपट हो गया है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। इतने सारे कॉलेज खुल गए हैं कि उतने लोगों को तो हम रोजगार ही नहीं दे सकते। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के मुकाबले में अगर हम बात करें तो अगर 1 रुपए में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है तो 100 रुपए हमको करीब मेडिकल कॉलेज खोलने के लग जाते हैं। तो वो उस चीज को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि सब चीजें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है। मेरा जो रहा कि जो हमारे देश के नामी गिरामी अस्पताल है प्राइवेट सेक्टर के, यहां पे हमने मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट नहीं की। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल और जो हॉस्पिटल, इन दोनों को हमने एक दूसरे से दूर रखा। जैसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। तो ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास दूर होना चाहिए। ठीक बात है सर, हम लोग अपने बजट से मेडिकल कॉलेज की ओर आकर्षित हो गए, है ना। तो मैं यहाँ क्षमा चाहूंगा आप सभी से कि हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा विराम देना पड़ रहा है। सर समय की मर्यादा है, हम लोग कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। हाँ एकता जी आप बोलिए। मुझे ये बोलना था कि मेरी बेटी भी होम्योपैथिक कॉलेज में है, इंटर्नशिप कर रही है वो, पर उस मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में उसको इंटर्नशिप में नहीं मतलब मिली नहीं, पर फिजियोथेरेपिस्ट को इंटर्नशिप में ले लेते हैं। ऐसा क्यों सर? हमारी तो मेडिसिन सब्जेक्ट वही है, बस मेडिसिन अलग होती है, और फिजियोथेरेपिस्ट की तो कोई मेडिसिन भी नहीं होती है इतनी, तो फिर उनको क्यों लिया जाता है, हमें क्यों नहीं लिया जाता सर? नहीं देखिए, असल में क्या है कि होम्योपैथी के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे इधर कुछ एक इस तरीके से एक पब्लिक परसेप्शन ऐसा है कि एलोपैथी नंबर 1, नंबर 2 आयुर्वेद और नंबर 3 होम्योपैथी।
ये एक पब्लिक परसेप्शन है, जबकि इन तीनों के बीच में आपस में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, तीनों की अप्रोच अलग अलग है। आज के 500 साल पहले तो एलोपैथी थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ठीक होते थे। आयुर्वेद बहुत अच्छी स्थिति में रहा। आज होम्योपैथी के साथ में क्या, होम्योपैथी के इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं कि ये सब कॉलेज क्या कर रहे हैं कि पैसे कमाने के साधन बन गए हैं कि वो बीएचएमएस की डिग्री बना दे देंगे। बीएचएमएस की डिग्री लेने के बाद में आपको प्राइवेट प्रैक्टिस जमाने में कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा समय लगता है। साथ ही साथ में अनफॉर्चुनेटली जितने भी होम्योपैथी कॉलेजेस, वो कहते अपने आप को कॉलेज एंड हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन उस हॉस्पिटल में ओपीडी कितनी आती है? नाम मात्र की ओपीडी आती है। जबलपुर में 2 होम्योपैथी कॉलेज हैं, वहां पे तो मैंने स्टूडेंट ही भर देखे हैं, मैंने ओपीडी में पेशेंट तो देखे ही नहीं। तो मैंने आपने उस चीज को पॉपुलर करने कैसे, मैंने उसको अपन देखें। गवर्नमेंट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे उनका एक है कि हम इससे ज्यादा लोगों को लेंगे नहीं, वो उन्होंने बना के रखा। अब फिजियोथेरेपिस्ट और इसको उन लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका उपयोग वो एज ए टेक्नीशियंस के रूप में करते हैं, जबकि इनको वो नहीं ले सकते क्योंकि इनसे उनको किसी प्रकार का रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये सीधे सीधे वो वाला गणित है कि हम इंटर्नशिप के लिए उसी को रखेंगे जिससे हमको कुछ फायदा होता हो, और उसको हम नहीं रखेंगे जिससे हमको कोई फायदा नहीं होता हो। होम्योपैथी से उनको कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए इंटर्नशिप में रखते नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट से उनको फायदा होता है, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट को रखते हैं। एग्जैक्टली सर। थैंक यू सर। तो यहाँ पर हम अपनी आज की वेबिनार जो मीटिंग है उसको यहीं पर विराम देते हैं, और जैसा कि ये एक परंपरा है उसको भी निभाना है कि आज का वेबिनार कैसा रहा, आप सबने इसको कैसे पार्टिसिपेट लिया और क्या हुआ। तो इस सबके लिए मैं और वोट ऑफ थैंक्स, मतलब हमें हमारे स्पीकर आज के तो सिर्फ मेन पेंट से सर रहे, और हमारे अखिलेश जी ने थोड़ा सा योगदान दिया, और मनीष जी इनको हम कल सुनेंगे। और मैं अब आप सबकी मदद से बुलाना चाहूँगा अपने मित्र डॉक्टर यतीश जैन को कि आप आए और वोट ऑफ थैंक्स करें, फिर हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मथुरेश जी। जैसा कि आदरणीय हमारे नीलकंठ फ्रेंडसे सर ने, हम लोग 35 साल से सर के संपर्क में हैं, और शुरुआत में ही कहा था बजट इतना व्यापक होता है, उसको एक साथ कोरोना एक साथ उस पर चर्चा करना आसान नहीं है। आपने लगभग अधिकांश कवर किया है 2022 में, और जिस तरह से परिकल्पना थी कि बजट आगे की दिशा सूचक होता है, अगले 25 साल में क्या प्लानिंग करनी है, उस तरह की बात को आपने उसमें अपने उद्बोधन में रेखांकित किया। साथ ही डिजिटल करेंसी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल बैंक जो आने वाले भविष्य हैं, उसके बारे में भी आपने जो जिस तरह की चर्चा की, वो हम सबके लिए बड़ी सारगर्भित थी। और निश्चय ही आगामी श्रृंखला में, और जो हमारे जो आज के अन्य वक्ता थे, प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा सर जी गाजियाबाद से, प्रोफेसर मनीष शर्मा जी भोपाल जी से, जो हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, अब उनको भी हम लोग सुनेंगे। और निश्चय ही जिस तरह से बजट की परिकल्पना होती है कि एक एक पहलू पर उस पर विचार हो, और क्या होना है हमारे देश का आगे का, किस तरह से भविष्य होना है, उस पर विचार करेंगे। साथ ही मैं हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे उन सबको, खासकर से प्रोफेसर एकता हुसैन मैडम को, ठाकुर सर जी को, अनिता अग्रवाल मैडम को, दीपक जानवाल जी को, दीपक पटेल जी को, ध्रुव ज्योति मुखर्जी भी थे हम लोग के साथ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मार्केंद्र शुक्ला जी, अपने प्रदीप कपूर जी, रजनीश जोले, रामजी दिगिया जी, संजीव शर्मा जी भी हम लोग के साथ थे। साथ ही शैलेश जायसवाल, सुरेंद्र त्रिपाठी जी, विनोद शर्मा जी, और बीच में पूनम चौबे और डॉक्टर प्रीति जैन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो भी हम लोग के साथ जुड़ी हुई है। मैं सभी को बहुत हृदय से आभार देता हूँ। और जिस प्रकार से ये इतनी अच्छी चर्चा चल रही थी कि मन ही नहीं हो रहा था कि इसको रोका जाए, और हमारे जितने भी पूरे देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, सबकी इस विषय के प्रति गंभीर था। खासकर से आदरणीय मार्केंद्र सर ने जो बात उठाई, और एकता हुसैन मैडम ने जिस तरह की बात कही, और जिसका बहुत ही सटीकता पूर्वक आदरणीय पेंडसे सर ने जवाब दिया, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, और सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यतीश। ना पक्ष ना विपक्ष, बात करेंगे हम निष्पक्ष। हम इसी कड़ी में कल मिलेंगे, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने को सेफ रखें इस कोरोना काल में। अभी भी हम कोरोना काल में ही चल रहे हैं, ओमिक्रॉन आज ऐसा आया है, और अपने व्यक्तित्व को ऐसा विकसित करें कि हमारे साथ, आप सबके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।